Good morning. So, moving further on allegation, we will take a very important question and, in fact, a very frequently asked question. Fine. Let us suppose कि एक सवाल ऐसा कहे कि एक आदमी ने 10,000 रुपये में कुछ घोड़ा और कुछ गाय खरीदा। चलो उसमें एक मैग्नीट्यूड डाल देते हैं, बोलते हैं 5 घोड़ा और 9 गाय खरीदा। बात खरीदने की हो रही है। ओके। आगे सवाल कहता है कि उसने अपने सारे घोड़े को 15% मुनाफा पर बेच दिया और उसने अपने सारे गाय को 10% घाटा पर बेच दिया। क्वेश्चन डजंट एंड्स हियर। आगे फिर सवाल कहता है कि ऑन द होल ट्रांजैक्शन, he was still on a profit of let us suppose ₹375। क्वेश्चन कह रहा है कि उस पूरे ट्रांजैक्शन पर, मतलब उसने जो घोड़े को 15% मुनाफा पर बेचा और गाय को जो उसने 10% घाटा पर बेचा, जब एंड में उसने कैलकुलेशन किया तो उसने देखा कि वो 375 रुपये मुनाफा पर है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है, बताओ एक घोड़े की कीमत क्या है? फाइन। आपसे सवाल पूछ सकता है, बताओ काऊ की कीमत क्या है, एक गाय की कीमत क्या है? या क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि उसने घोड़े के प्रति कितना रुपया खर्च किया या उसने गाय के प्रति कितना रुपया खर्च किया। इट मे बी एनीथिंग। ओके। अगर हम लोग इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखें, तो you would see कि this is a very important, very complex question, next to impossible to solve in examination hall। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर कहता है 10,000 रुपये में 5 घोड़ा और 9 गाय खरीदा, मतलब दिमाग में बात आ रहा होगा कॉस्ट प्राइस का। फाइन। हमको नहीं पता एक घोड़े की कीमत, तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप बनाओगे, परंपरागत तरीके से बनाओगे, तो बोलोगे लेट वन हॉर्स, प्राइस ऑफ वन हॉर्स बी एक्स और लेट प्राइस ऑफ वन काउ बी वाई। ओके, आप ऐसा ही करोगे। तो बट ऑब्वियस है 5 घोड़े का कीमत फॉर 5 हॉर्सेस इट वुड बी 5x एंड फॉर 9 काउज इट वुड बी 9y। ओके, तो निश्चित तौर पे यहां पर बात खरीदने की हो रही है, तो हम ऐसा कहेंगे कि 5x + 9y बराबर 10,000 एज पर क्वेश्चन। फाइन। कि जब हमने 5 घोड़े और 9 गाय के दाम को जोड़ दिया तो वो 10,000, क्योंकि सवाल आपका कह रहा है 10,000 रुपये में उसने 5 घोड़ा और 9 गाय खरीदा, मतलब उन दोनों के मूल्य को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 10,000 होना चाहिए। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। लेकिन परेशानी यहाँ पर ये आ रही है कि इक्वेशन हमको एक मिला है, वेरिएबल 2 है, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फाइन, मैथ्स के नियम के अगेंस्ट है वो। एनीवेज, तो अब हम दूसरे इक्वेशन पर आएंगे। तो अब सवाल कहता है कि घोड़े को उसने 15% मुनाफा पर बेचा, मतलब अब हमको सेलिंग प्राइस के आधार पर एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये जो हमने इक्वेशन बनाया है, इसका आधार क्या है? इसका आधार कॉस्ट प्राइस है, या आप कह सकते हो क्रय मूल्य है। फाइन। अब हमको विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को आधार बनाकर एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक तरीका है कि ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, उसमें हमने 15% 5x का कमाया, तो ये बन गया मेरा सारा घोड़ा का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ओके। एनीवेज, ये था मेरा 9y और उसमें हमने 10% 9y का गवा दिया, क्योंकि यहां पर बात हो रही है लॉस की। ओके, आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस दे बोथ आर द सेम थिंग, केवल दिशा अलग होता है। ओके, डायरेक्शन अलग होता है। प्रॉफिट का मतलब हुआ जेब में पैसा आना, लॉस का मतलब हुआ जेब से पैसा जाना। फाइन। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होता एक ही चीज है, केवल दोनों का दिशा अलग होता है। तो दिशा अलग होता है तो मैथ्स ऐसा अज्यूम करके चलता है कि अगर
हम प्रॉफिट को प्लस माने हैं तो लॉस को माइनस मानेंगे, अगर हम ऊपर प्लस माने हैं तो हम नीचे माइनस मानेंगे, अगर हम राइट में प्लस माने हैं तो हम लेफ्ट में माइनस मानेंगे। ये एक मैथ्स का जनरल परसेप्शन होता है। तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर लॉस की बात हो रही थी। एनीवेज, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस का आधार। ये सेलिंग प्राइस हुआ मेरे घोड़े का, ये सेलिंग प्राइस हुआ मेरे गाय का। इन दोनों को जोड़ने पर सवाल कहता है 10,375 रुपये। आई होप आपको दिख रहा होगा, उसको 375 रुपया मुनाफा हुआ, प्लस में ही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। फाइन, अगर ये लॉस होता तो हम 10,000 में इसको घटा देते तो मेरा यहाँ पर वो मूल्य आता, घटाने के बाद जो कुछ भी आता। लेकिन इस सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए हमने 10,000 रुपये में 375 रुपये ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि उसको 375 रुपये का मुनाफा हुआ है। एनीवेज, तो हमको एक आधार मिल गया। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके फाइन, इसका आधार है सेलिंग प्राइस। ओके, दीज डेज कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो गया है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मेंस के पैटर्न को, एसएससी मेंस के पैटर्न को, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़ा सा बढ़ने लगा है। फाइन, आई मीन अमाउंट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चंस में उसकी संख्या थोड़ी बढ़ने लगी है। फॉर दैट रीजन वी हैव टू बी 100% आई मीन इक्विप्ड विथ दिस ट्रेडिशनल मेथड। इवन हम लोग देखेंगे कि एलिगेशन से ये कितना आसान हो जाएगा। इनफैक्ट कंसेप्चुअल मेथड जब आप जानोगे, ट्रेडिशनल मेथड आप देखे रहोगे, फाइन, तो आपको एलिगेशन की महत्ता भी समझ में आएगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिगेशन, या एलिगेशन कितना सवाल को आसान बना देता है। एनीवेज, आप यहाँ पर दो इक्वेशन देख रहे हैं, दो वेरिएबल देख रहे हैं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व इट। लेकिन उसके नेचर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। 1 मिनट में तो कभी नहीं बनेगा। जितना हम लोगों को समय अलॉट रहता है एग्जामिनेशन में, उतने समय में ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, अब आप कहेंगे कि सर हम दो वेरिएबल क्यों ले, हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। यू आर फ्री, यू कैन टेक वन वेरिएबल, लेकिन जहां जहां y है वहां आप 10,000 माइनस 5x विजुअलाइज करके बस देख लो, आपको दिखेगा कि इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स हो गया। एनीवेज, दिस इज नॉट द मेथड विच शुड बी फॉलोड इन एग्जामिनेशन हॉल। फाइन, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न के सवाल के लिए एलिगेशन का मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब हम लोग एलिगेशन के नियम पर आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द कपल ऑफ लेक्चर्स ऑफ एलिगेशन जो पहले से चैनल में पोस्टेड है। फाइन, आप अगर वो चैनल वो एलिगेशन चैप्टर फॉलो किए हो तो आप वहाँ पर एक नियम देखे थे कि हम लोग बात वेराइटीज़ की करते हैं, वेराइटी 1 और वेराइटी 2। ओके, और हम लोग बात करते हैं मीन वेराइटी की। दिस इज योर मीन वेराइटी। पहले हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि जब वेराइटी 1 के बारे में सोचो तो वेराइटी 2 को भूलो, वेराइटी 2 के बारे में सोचो तो वेराइटी 1 को भूलो, और इस स्थान पर उस आंकड़े को लिखो जब वेराइटी 1 और वेराइटी 2 दोनों हो। फाइन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, हम ऐसा मान लेंगे कि एक आदमी ने 10,000 रुपए में सारा का सारा घोड़ा ले लिया। फाइन, उसने गाय नहीं लिया, तो जरा बताओ उसको मुनाफा कितना होता। 15% मुनाफा, मतलब उसको 1,500 रुपया जेब में आ जाता। आई होप थिंग्स शुड बी क्लियर कि अगर मान लो 10,000 में सब घोड़ा ले लेते, हम गाय के बारे में सोचते ही नहीं, हम ऐसा मान लेते कि हमने पूरा का पूरा 10,000 रुपया घोड़े पर निवेश कर दिया। तो अगर हम घोड़े पर ही पूरा का पूरा 10,000 रुपया निवेश कर देते तो 15% मुनाफा, दैट मीन्स मेरे जेब में 1,500 रुपया आता। फाइन, अब बोलोगे सर मुनाफा को ही क्यों आधार बना रहे हैं एलिगेशन में, क्योंकि हमको आंकड़ा मुनाफा वाला दिया हुआ है कि जब दोनों, तो हमारे पास 375 रुपया मुनाफा हो रहा है, इस वजह से हमने 1,500 रुपया यहां पर लिखा। तो ये बात हो गई घोड़े की, मतलब हमने सारा का सारा 10,000 रुपया निवेश कर दिया घोड़े पर। ओके, अगर हम सब का सब पैसा निवेश कर दें गाय पर, तो जरा बता दो कि 10,000 रुपया में अगर हम सब का सब गाय ले लेते तो हमको 10% का घाटा होता, तो मेरे जेब से कितना रुपया चला जाता। आई होप आपको दिख रहा होगा, मेरे जेब से 1,000 रुपया चला जाता। तो बट ऑब्वियस हमको साइन यहां कौन सा लेना होगा,
माइनस का, क्योंकि पहले हम लोग ऐसा बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि एलिगेशन तब तक अप्लाई नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस ऑल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, मतलब ये और थोड़ी देर पहले हमने आपसे बतलाया कि प्रॉफिट और लॉस दोनों का नेचर एक होता है, बस दिशा अलग होता है। जेब में पैसा आना प्रॉफिट, जेब से पैसा जाना लॉस। तो अगर हम केवल 1000 लिखेंगे तो इसका नेचर लॉस का रहेगा, यहाँ प्रॉफिट है, हमको इसको प्रॉफिट बनाना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये -1000 है। अब इसको आप ऐसा समझेंगे, मेरा 1000 रुपये का घाटा हुआ या मेरा -1000 का मुनाफा हुआ, ये दोनों एक ही चीज़ है। 1000 रुपये का घाटा होना या -1000 का मुनाफा होना, मैथ्स में ये दोनों एक ही होता है। एनीवेज, तो हम यहाँ पर देखें कि अगर हम सब पैसा घोड़ा को दे देते तो मेरे जेब में 1500 रुपये आता, सब पैसा हम गाय पर लगा दिए होते तो हम मेरे जेब से 1000 रुपये चला जाता। लेकिन जब दोनों, आई होप यही हम लोग सीखे हैं एलिगेशन के प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, दोनों है तो ऐसा है। अब कुछ भी नहीं करना, सवाल बन चुका है। तो आप इसके अंतर को लिखेंगे इस तरफ, फाइन। तो 1500 और 375 का अंतर हो गया, लेट अस सपोज 1125, 1125 -1000 और 375 का अंतर हो गया 1375। ओके, तो हमको ये पता चला कि हमने घोड़े और गाय के प्रति जो निवेश किया है, फाइन, उसका रेशियो 1375:1125 है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये 5 से कट रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा 25 से कट रहा है, फाइन। लेट अस सपोज इसको कैंसिल आउट करते हैं तो दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 9। ओके, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हम लोग लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से कैंसिल आउट करना है। अभी हम लोगों का एजेंडा वो नहीं है। आप 5 से और 25 से काट सकते हैं इसको, तो ये अनुपात आएगा 11:9। इसका ये अर्थ हुआ कि हमने 10,000 रुपये को 11:9 में बांट रखा है। किसको किसको? घोड़े को और गाय को, फाइन। तो अगर डायरेक्टली ये सवाल पूछ देता कि घोड़े पर उसने कितना खर्च किया, तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था। डिवाइडिंग अ नंबर इनटू अ पर्टिकुलर रेशियो इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो 11 लेट अस सपोज 10,000 को 11:9 में बांटना है। तो किसी भी नंबर को किसी रेशियो में बांटने का तरीका यही होता है। फिर से एक बार समझ लेंगे, 10,000 को बांटना 11:9 में है, तो हम इसको ऐड करके अगर इंटू 11 कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा पहला हिस्सा। और यही 10,000 को अगर हम 11:9 में बांट रहे हैं और प्लस करके इंटू 9 कर दें तो ये निकल जाएगा दूसरा हिस्सा। दैट मीन्स इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकला 5500 रुपया। तो 5500 रुपया आपने घोड़े के प्रति खर्च किया और 9 हिस्सा मतलब 4500 रुपया आपने गाय के प्रति खर्च किया, फाइन। अब आपसे अगर पूछा जाता कि एक घोड़े का कीमत कितना है, तो यूनिटरी मेथड लगा देते, बहुत आसान हो जाता सवाल। 5500 रुपया में हमने 5 घोड़ा खरीदा, तो एक घोड़े का कीमत 1100 रुपया। 4500 रुपया में हमने 9 गाय खरीदा, तो यहाँ एक गाय का कीमत 500 रुपया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, फाइन। इसको हम फॉर्मुलेट कर देते हैं। डिवाइडिंग अ नंबर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ओके, डिवाइड ए इन रेशियो ऑफ लेट अस सपोज x:y। तो a को x अनुपात y में बांटना हो तो x + y इंटू एक्स करोगे तो ये निकलेगा पहला हिस्सा, और a डिवाइडेड बाय x + y इंटू वाई करोगे तो ये निकलेगा दूसरा हिस्सा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको हम लोग डेप्थ में देखेंगे, ऐसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, तो वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 10,000 रुपये में हमने 5 घोड़ा 9 गाय खरीदा, सारे घोड़े को 15% मुनाफा पर, सारे गाय को 10% घाटा पर हमने बेचा। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हमको 375 रुपये का मुनाफा हुआ। ओके, हम ये कहते हैं कि सारा का सारा अगर लेट अस सपोज घोड़ा के प्रति हम इन्वेस्ट कर देते तो मेरे जेब में 1500 रुपये आता। सारा का सारा हम गाय के प्रति इन्वेस्ट कर देते तो मेरे जेब से 1000 रुपया चला जाता। लेकिन जब दोनों, तो मेरे जेब में 375 रुपया आया। आई होप ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा। इसके अंतर को हमने इस तरफ लिखा, दिस इज योर अंतर नेगेटिव। इसके अंतर को हमने इस तरफ लिखा,
ओके हमको पता चल गया अनुपात, इसको कैंसिल आउट किए 11:9 आया। दैट मीन्स 10,000 रुपये को 11:9 में बांटना है, 11 हिस्सा देना है घोड़े के प्रति हॉर्सेस और 9 हिस्सा देना है गाय के प्रति। फाइन, तो अगर सवाल आपसे पूछता कि घोड़े पर कितना निवेश किया उसने तो 5500 होता आंसर, गाय पर कितना निवेश किया तो 4500 रुपये आंसर होता। लेकिन सवाल पूछा था एक घोड़े का कीमत। फाइन, बात यहाँ पर एक घोड़े की हो रही है और यहाँ पर एक गाय की हो रही है, तो एक गाय का कीमत हो गया 1100, सॉरी एक घोड़े का कीमत हो गया 1100 और एक गाय का कीमत हो गया 500। I hope things are very clear. This is a very important question and a very frequently asked question, either वो SSC का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग प्रो एग्जाम हो। That's all for today. Thank you.